हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम कर रहे हैं जिसमें हम छठी से लेके 12th क्लास तक की जो इतिहास की हिस्ट्री की बुक्स हैं एनसीईआरटी की, चैप्टर वाइज उनका अध्ययन करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी की जो किताब हैं यह आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम्स होते हैं या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ये लाभकारी होती हैं। तो अपने कोर्स के अलावा भी अगर आप आगे जीवन में तैयारी करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की परीक्षाओं की, तो एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम छठी से लेकर के 12वीं तक की किताबों का इतिहास की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की, इनकी धीरे धीरे हम आपके सामने अपने चैनल पर धीरे धीरे सेशन वाइज जो है वीडियोस लाते रहेंगे। सिक्स्थ का अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे छात्रों, सबसे ऊपर रसीदा का सवाल। रसीदा नाम की एक बच्ची है, वो अखबार पढ़ रही है और उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जिसमें 100 साल पहले लिखा गया था। अब वो सोचने लगी कि 100 साल पहले की चीज़ों को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पता लगाएं। मान लीजिए आपको कल की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप रेडियो सुन लेंगे, टेलीविज़न देख लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे। पिछले साल की कोई बात आपको पता करनी है तो आप किसी जानने वाले से पूछ लेंगे जिसकी स्मृति में वह बातें होंगी, या अपने घर में आसपास किसी से पूछ लेंगे। आपके विद्यालय में पिछले साल क्या हुआ था, आप मान लीजिए 6th क्लास में हैं, नए विद्यालय आपका है, लेकिन पिछले साल क्या हुआ था तो आप 7th क्लास से आपके कोई सीनियर दोस्त है उनसे पूछ सकते हैं कि इस विद्यालय में पिछले साल क्या हुआ था, वो आपको चीज़ें बता देंगे। लेकिन अगर 100 साल पहले की बात जानना हो तो कैसे पता चलेगा, इस बारे में हम इस पूरे अध्याय को पढ़ करके अध्ययन करेंगे कि अतीत की, मतलब जो बीता हुआ कल होता है उसे हम अतीत बोलते हैं। अतीत यानी पास्ट। तो पास्ट की जो जानकारी है वो हम कैसे प्राप्त करें, और पास्ट यानी अतीत को पढ़ करके हम क्या क्या जान सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे आप जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। जो आखेटक यानी जो शिकारी थे, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या वैज्ञानिक, इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे। आप 6th क्लास में हैं, आप अभी मान लीजिए गिल्ली डंडा खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, लेकिन 100 साल के पहले के छात्र क्या वीडियो गेम खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे? तो जब आप अतीत की चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो यह चीज़ें आप पता कर सकते हैं। बच्चे कौन सी कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या कौन से गीत सुनते थे। तो यह सब चीज़ें आप अतीत के बारे में पढ़ करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि अतीत के लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में। अब नीचे आपके अभी मानचित्र 1 जो पृष्ठ 2 पर दिया गया है उसको हम आपको दिखाएंगे। उसमें दिया गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है, उसमें स्थान पे अंकित है। कई लाख वर्ष पहले से, अभी तो आप 100 वर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लाख वर्ष पहले के लोग इसी नदी के तट पर रहते रहे थे। आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक मतलब चीज़ों का संग्रहण करना। प्राचीन काल में लोगों के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे या अस्थायी इस तरह की कॉलोनीज नहीं थी, तो जंगलों में जड़ों का, फल का और जो जंगली संसाधन हुआ करते थे उनका संग्रह करते थे, और फिर उनको, ये देखिए यहाँ दिया गया, उनका संग्रह करते थे और जानवरों का आखेट भी किया करते थे। तो ये कहाँ के लोग करते थे? जो नर्मदा नदी की घाटी में रहा करते थे। अब आगे भी आप देखेंगे, आपसे कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। आप अभी मानचित्र में देखेंगे कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। तो यहाँ पर गेहूँ और जौ की फसलें 8000 साल पहले उगाना लोगों ने शुरू किया था। भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये सब पालतू बना के इनको पाला करते थे। अब कह रहे हैं ये लोग गांव में भी रहते थे।
तो दूसरा हो गया सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के बारे में। तीसरा कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। आप जानते हैं विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं उत्तर पूर्व में, इनका आपको पता लगाना है। ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। यानी सबसे पहले चावल कहाँ मध्य भारत में उगाया गया? विंध्य के उत्तर में। अब ये देखिए आपके सामने मैप है, तो मैप में क्या देखते हैं आप? नर्मदा घाटी। क्या देखते हैं? नर्मदा घाटी कहाँ है? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी है, जहाँ के बारे में भी ऊपर बताया गया। अब देख रहे हैं ये सुलेमान और ये किरथर की पहाड़ियाँ हैं। ये विंध्य पहाड़ियों का क्षेत्र है ये, और गारो खासों की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, जिनके बारे में ऊपर के 3 स्थानों के बारे में बताया गया, जहाँ के लोग कितने साल पहले रहते थे, गेहूँ और जौ का उत्पादन किया। सबसे पहले जो विंध्य के उत्तर में, विंध्य का उत्तर का इलाका ये है। छात्रों, जब भी आप कोई मानचित्र देखें तो आपको पता है, जब भी आप मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र में देखते समय हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी होता है। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये दिशाएं मानचित्र में कहाँ पर होती हैं, इनकी अवस्थिति क्या होती है। जब भी आप मानचित्र देखें तो सबसे जो ऊपर की तरफ की दिशा होती है वह उत्तर होती है, नीचे दक्षिण। आप मानचित्र में देख रहे हैं तो राइट हैंड में आपके जो पड़ता है वो पूरब और लेफ्ट में पश्चिम। तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, सिंध नदी के उत्तर और पश्चिम में सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। आप गारो खासो उत्तर पूर्व, इसीलिए भारत का उत्तर पूर्वी, ये पूर्व और उत्तर, ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र कहा जाता है। तो मानचित्र देखते समय सबसे पहले आपको दिशा ज्ञान भी होना जरूरी है। अब एक इसमें आगे आप पढ़ेंगे कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब ये कह रहे हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाना है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने सिंधु नदी तंत्र है। अब सिंधु और उसकी सहायक नदियों का आपको पता लगाना है। देखिए ये सिंधु नदी है, ये मुख्य नदी है, और जो नदियाँ आके इसमें मिल जा रही हैं, जैसे सतलज है, ये रावी है, चिनाब है, झेलम है, और सिंध यहाँ से देखिए आई रही है। तो यह नदियाँ हैं जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, जहाँ पर लगभग 4700 वर्ष पूर्व बताया गया है कि कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब दूसरा कह रहा है कि गंगा नदी आपने देख ही लिया, यह गंगा नदी का पूरा इलाका है। गंगा नदी ऐसे जा रही, गंगा नदी का डेल्टा है, उसका क्षेत्र है। अब गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब ये देखिए, ये सोन नदी है और ये गंगा। यमुना आके यहाँ देखिए मिलती है, ये प्रयाग में यमुना यहाँ पे मिल जाती है। अब ये गंगा का दक्षिण का जो क्षेत्र, जब हमने बताया मानचित्र में नीचे का जो क्षेत्र होता है वो दक्षिण दिशा होती है, तो गंगा के दक्षिण और सोन की ये जो क्षेत्र है, यह प्राचीन मगध का क्षेत्र है, जो कि मगध का साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था भारत का, जहाँ पर जो है राजाओं ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, बहुत शक्तिशाली थे, और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। अब आगे पढ़ते हैं।
लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा भी की है। कभी कभी वे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो आपको प्रश्न आएगा कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों भ्रमण करते थे? तो प्राकृतिक या आपदाओं के कारण या काम की तलाश में। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे पर विजय हासिल यानी जीत के करने के लिए, या व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए जाया करते थे। ये जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। इसके अलावा जो धार्मिक गुरु थे, शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव या एक देश से दूसरे देश तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज के लिए भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। और आप देखेंगे, जब इतिहास का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कई सारे ऐसे यात्री या व्यापारी जो एक देश से दूसरे देश में गए, उन्होंने वहाँ के अपने अनुभवों के बारे में लोगों को, जो वहाँ पे अवस्थिति है, लोग कैसा रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, इनका पूरा विस्तार से वर्णन किया है, जिसको इतिहास में पढ़ाया जाता है। अब देखेंगे आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो कह रहे मानचित्र 1 को देखो, पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ साल वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहते हैं। तो ये सही बात है, जब लोग एक दूसरे जगह यात्राएं करते हैं तो वहाँ के लोग कैसे भोजन बनाते हैं, कैसा संगीत सुनते हैं, कैसे पत्थर तराशते हैं या क्या खाते पीते हैं, कैसा पहनते हैं, यह दूसरे की चीज़ें अपनाते रहते हैं। अब हमने देख लिया लोग यात्राएं क्यों करते थे, भारत के कुछ उपमहाद्वीप के नदियाँ या स्थानों के बारे में, वहाँ पे कितने साल पहले नगरों का विकास हुआ, लोग कैसे रहते थे, क्या क्या उपजाए। अब भारत देश का नाम कैसे पड़ा, जानना हमारे लिए कि आप देखते होंगे इंग्लिश में इंडिया का प्रयोग होता है और हिंदी में भारत का। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। तो आप देखेंगे सिंधु नदी तंत्र जो आपने देखा, उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में बहती है सिंधु, तो वही जो सिंधु है उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। उठाइए, एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो भारत का नाम कैसे पड़ा? जो ईरानी और यूनानी जब उत्तर पश्चिम से भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडोस कहा। आप देखिए मैप, उत्तर पश्चिम के इलाके से जो लोग आए, सिंधु नदी जो है इसको इंडोस नाम दिया, और इस पूरे जो भारत देश है उसे इंडिया। ये तो इंडिया का हो गया। भारत नाम कैसे पड़ा? भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जो उत्तर पश्चिम में ही, उत्तर पश्चिम भारत का आप जान गए होंगे, आपको मैप में हमने दिशा बताई। तो उत्तर पश्चिम के रहने वाले एक समूह का नाम था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो आप जान रहे हैं कि भरत नाम का जो उत्तर पश्चिम भारत में एक समूह रहता था, उसी के नाम, जिसका ऋग्वेद में वर्णन भी मिलता है, उसी के नाम पर भारत भी नाम पड़ा। तो ये जानकारी होना आप लोगों के लिए जरूरी है। अभी छात्रों आपने देखा होगा एक शब्द आया होगा उपमहाद्वीप। आपने यहाँ पढ़ा, देखिए ये उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप क्या होता है उसके बारे में एक रोचक जानकारी आप यहाँ देख लेते हैं। जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, कई बार आप पढ़ेंगे। तो उपमहाद्वीप क्या होता है? मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया यानी आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका
और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, जो दक्षिण एशिया का हिस्सा है, यानी जिसमें पूरा भारत आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब जो आते हैं इनको दक्षिण एशिया कहा जाता है। और कई बार इस पूरे खंड को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारत सबसे बड़ा ज़्यादा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है। और लगभग जो देश हैं पहले, ये कहीं न कहीं जो भारत था, भारत प्राचीन काल का, उससे इन सब का जुड़ाव था। हमारी सांस्कृतिक, हमारी जो सभ्यता है, हमारा विस्तार है, यहाँ तक था। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है पूरा, उसमें एक महाद्वीप की सारी लगभग विशेषताएं हैं, इसलिए छोटा है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब अतीत के बारे में कैसे जानें? अभी तो अतीत के बारे में आपने क्या क्या जाना, क्या क्या जान सकते हैं, देश का नाम कैसे पड़ा, लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, मैप के बारे में आपने जाना, यात्रा क्यों करते थे, यात्रा के क्या क्या उद्देश्य थे। लेकिन अब कैसे जान सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि ये देखिए पांडुलिपियों के बारे में। अभी आपके पास आप लिखते होंगे, अच्छे कागज़ पे लिखते होंगे, अच्छे प्रिंट निकलते होंगे, आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे यंत्र नहीं थे, तब पांडुलिपियों पर लिखा जाता था। आप देखेंगे कि आपके सामने एक पांडुलिपि है, ये कहा जा रहा है कि लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी। लेकिन किताब बनाने के लिए तब क्या किया जाता था, ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़, जैसे आप देखेंगे भोजपत्र पे लिखा जाता था, तो भोजपत्र भूर्ज नाम का एक पेड़ हुआ करता था, जो अक्सर हिमालयी इलाकों में पाया जाता था। उसकी छाल से क्या बनाया जाता था, कागज़ की तरह भोजपत्र निकाला जाता था और उसी पर हाथ से लिखा जाता था। और इसको फिर देख रहे हैं, इसको इसमें छेद कर करके इनको जो है बांध दिया जाता था और इनकी पूरी एक किताब की तरह से इनको रखा जाता था, जैसे आपकी नई किताबें बाइंडिंग की जाती हैं। तो पांडुलिपियाँ कही जाती हैं, यानी हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपियाँ कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट या लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से लिखना, से बना है। स्क्रिप्ट मतलब लिपि। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो आप समझ लिए कि पहले पांडुलिपियाँ कहाँ लिखी जाती थी। लाखों हजारों साल पहले की पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं, जिन्हें कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया। फिर भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों में पाई जाती हैं। आप देखेंगे प्राचीन काल में जो लेखन का काम होता था, या ऋषि मुनि करते थे या विद्वान लोग करते थे, और यह प्रायः जो बौद्ध विहार हुआ करते थे या मंदिरों में ही प्राप्त होती हैं, वहीं पर ही ऐसे कार्य होते थे। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषध विज्ञान आदि के बारे में वर्णन किया गया है, चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी लिखे गए हैं, जो भोजपत्रों पर यानी पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं, इन्हीं पर लिखे गए हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जैसे आप देखेंगे आज के ज़माने में हिंदी, खड़ी हिंदी, और जब आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पे लोग उसका एक अपभ्रंश यानी अवधी में बोल रहे हैं या भोजपुरी में बोल रहे हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो आम जन लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे प्राचीन काल में, संस्कृत के अलावा, उसे प्राकृत भाषा कहा जाता था। आप जानने के लिए अभी देखिए पांडुलिपियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, अभिलेखों का। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। इनमें क्या होता था कि शासक या अन्य लोग क्या करते थे, अपने आदेशों को उत्कीर्ण कराते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। जैसे राजा को आदेश देना है तो क्या करेगा, किसी ऐसे सामाजिक स्थल पर या रास्ते पर कहीं क्या करेगा, पत्थर बहुत शिलापट्ट पर कुछ आदेश जारी करवा देगा। जैसे आज के ज़माने में आप देखेंगे सड़कों पर कई जगह नोटिस बोर्ड लगा रहता है, तो ऐसे ही जारी करवा देते थे, उनको लिखवा देते थे, ताकि लोग उनको पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें।
अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के लिए उत्कीर्ण करवाए हैं। कई बार राजा लोग उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए वहाँ पे उत्कीर्ण करवा दिया। जैसे आप देखेंगे कि कई बार शिलापट्ट लगे होंगे जिसमें लगाया जाता है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा या मंत्री द्वारा, किसी सांसद जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इसमें इतना पैसा लगा है, इसमें इतने लोगों को बैठने की जगह है, पूरा डिटेल वहाँ पर मिलता होगा। जब किसी कार्यक्रम में या किसी भवन के उद्घाटन में आप जाते होंगे या उसका शिलापट्ट देखेंगे। लड़ाइयों में अर्जित विजयों का भी लेखा जोखा होता था। अब देखा, क्या आप बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या कठिनाई आती थी? कठोर सतह पर इसलिए लोग लिखवाते थे क्योंकि उसका क्षय होना बहुत आसान नहीं था। आप किसी बड़े पत्थर के शिलापट्ट पे कुछ लिखवाएंगे तो जल्दी वो, ना तो उसको दीमक खा सकता है, ना तो बारिश में वो गल सकता है, तो उसको जल्दी बेकार नहीं होगा, सालों हजारों सालों तक वो रह सकता था। अब आप देख रहे हैं कि यह जो लिखा गया है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ। ये जो अभिलेख आपके सामने चित्र दिया गया है, अशोक नामक शासक के आदेश उत्तीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जब हम लिखते हैं, आप भी लिख रहे हैं, अगर हिंदी में लिखते हैं तो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश तो रोमन लिपि। तो लिपि का प्रयोग होता है। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब हम, वैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी भाषा को पढ़ रहा हूँ, तो हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, उसी को पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब मैं लिखूँगा तो यह देवनागरी लिपि होगी। जैसे मैंने नामक लिखा तो यह देवनागरी लिपि का प्रयोग किया, पढ़ा मैंने तो हिंदी भाषा हो गई। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। तो जो अशोक का यह 2250 साल पहले का अभिलेख है, यह किस लिपि में है? यूनानी और अरामेइक दोनों लिपियां हैं, प्राचीन कालीन लिपि हैं, इनके बारे में लिखा गया है। अब हमने अभिलेख के बारे में पढ़ लिया, शिलालेख के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। इन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जैसे प्राचीन काल में मान लीजिए जो वस्तुएं प्रयोग होती थी, जैसे मान लीजिए खुदाई हुई, उसमें घड़ा प्राप्त हो गया, ईंट प्राप्त हो गए, मनके प्राप्त हो गए, कपड़े प्राप्त हो गए, तो इन सब का अध्ययन किया जाता है और इनका जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी या कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। तो इसीलिए जो पुरातत्वविद होते हैं वो बहुत ही संभल करके, बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है, जब खुदाई करते हैं, ऐसे तत्वों का अध्ययन करते हैं तो उनको बहुत संभाल के रखते हैं ताकि उनका क्षय ना हो, वो नष्ट ना हो। पुरातत्वविद जानवर, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेषों बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो पुरातत्वविद लोग ऐसे भी चीज़ों को, अगर राख मिल गई या जले हुए अन्न या कपड़े के अवशेष मिल गए तो उसका भी वो उनको संग्रह करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं और इससे ये पता लगाते हैं कि उस समय लोग किस प्रकार के अनाज या कैसे कपड़े या किस चीज़ के बने हुए कपड़े प्रयोग करते थे। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बिल्कुल मिलते होंगे। यह आप आगे पढ़ सकते हैं। देखिए, पांडुलिपियाँ हमने पढ़ ली। अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आपने अपने चैप्टर में पढ़ा कि कब, कहाँ, कैसे चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जो इतिहास का, प्राचीन यानी अतीत की बातों का जो हम जानकारी जुटाते हैं उनके बारे में, तो कैसे? पांडुलिपि से, अभिलेख से और पुरातत्व से। और जो इनकी बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इन्हीं को स्रोत का नाम दिया जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं।
अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज से किसी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं इतिहासकार पुरातत्वविद, और वहाँ पर उनको गेहूँ, जौ या मछली और घोड़े की हड्डियाँ मिल गई, तो वह उससे अनुमान लगाएंगे और भी स्रोत सुराग पता करेंगे। और जब इतिहासकार अध्ययन करेंगे तो वह वहाँ के समाज के बारे में एक अपना खाका बनाएंगे कि लोग घोड़े भी पालते थे, घोड़े प्रमुख जानवर थे हैं, और वो पता करना चाहेंगे कि कौन से जानवर की हड्डियाँ मिली है, वहाँ उनके स्रोत मिले हैं। नहीं मिलेंगे तो वह यह भी पता लगाएंगे कि इस समाज में जब वहाँ पे निवास था लोगों का तो घोड़ा एक प्रमुख जानवर था, लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी थी, लोग गेहूँ जौ खाते थे, अगर अन्य अनाज का वहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है तो। अब ये बताया जा रहा अतीत एक है या अनेक है, तो छात्रों अतीत पर ध्यान दिया गया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। क्यों? क्योंकि सबका अपना अलग अलग अतीत होता है। जैसे कि अक्सर हम जब किताबें पढ़ते हैं तो उसमें राजा रानियों के जीवन के बारे में, युद्धों के बारे में, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये उस समय के इनके बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो राजा रानी थे इन लोगों ने अभिलेख लिखवा दिए, इन्होंने युद्ध किए या इनकी घटनाओं के बारे में इतिहास में वर्णन है, तो इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन और उस समय का जो समाज था, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कुम्हार कैसा रहता था, नाई कैसा रहता था, शिल्पकार कैसा रहता था, उनका एक अलग अतीत होता है। और वह भी जब इतिहासकार जानकारी जुटाते हैं तो उनके बारे में भी जानकारियाँ जुटा लेते हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय में भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में आप देखेंगे कि अधिकांश लोग भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो जो आप देखेंगे आदिवासी जनजाति लोग हैं अंडमान में, तो वह अभी प्राचीन काल से आज से 100 साल 200 साल पहले जैसे लोग रहते थे वैसे ही रह रहे हैं। लेकिन शहरों में देख रहे हैं आज हम अपने खाद्य पदार्थ के लिए आटा बाज़ार से ले आएंगे, चावल देंगे, गेहूँ दाल बाज़ार से लाएंगे, हाँ पैसा कमाएंगे रोजी रोटी और उसी से सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। लेकिन जो जनजातियाँ जो अंडमान में रह रही हैं वह खुद संग्रह करके अपना भरण पोषण कर रही हैं। एक अन्य भेद है कि उस समय के शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके दौरान लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख पाते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रह गया है। अब तिथियों से मतलब क्या है? अक्सर आप देखते होंगे BC लिखा होता होगा या AD लिखा होता होगा, इन सब का क्या मतलब है? तो इसके बारे में हम जानते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओ। लेकिन वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो छात्रों आप देखेंगे कि इतिहास में कई प्रकार के कैलेंडर चलते हैं। वर्ष की गणना कैलेंडर के हिसाब से चलती है। तो नॉर्मली जो हम लोग जैसे 2000 है, अभी 2023 सन चल रहा है, तो इसकी गणना जो है ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे उनके जन्म की तिथि से माना जाता है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व के नाम से जानी जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे ई लिखा होता होगा, कहीं ईसवी पूर्व लिखा होता होगा, इस तरह से। ईसवी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 200 ईसवी पूर्व, तो ये मान लीजिए कि आज 2023 चल रहा है, तो ईसा के जन्म से 2023 साल तो हो ही गया। इसके अलावा 200 ईस्वी पूर्व उनके जन्म से 200, तो आप इसमें 200 साल और जोड़ देंगे तो 2223 साल पूर्व हो जाएगा। तो ईसा पूर्व
मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि के बारे में बताया जाता है, उल्लेख किया जाता है। अब तिथियों के बारे में यहाँ आप देखिए, आपको बताया गया है कि अंग्रेजी में आपने बीसी या हिंदी में ईस्वी पूर्व, और हिंदी का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह, ईसा मसीह से पहले। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। एक एडी, जैसे 2023 को एडी लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। दो लैटिन शब्द हैं, इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद से है। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले से है। तो बीसी और एडी का मतलब आपने समझ लिया। बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब आगे जाते हैं। कई बार देखते होंगे कि एडी की जगह सीई आपको मिलता होगा और बीसी की जगह बीसीई मिलता होगा। यानी एडी की जगह क्या मिलता है, सीई, और बीसी की जगह मिलता है बीसीई। इनका मतलब क्या होता है, सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा। सीई का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा, और बीसीई मतलब बिफोर कॉमन, बी जुड़ गया यानी बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। भारत में जो ये सब तिथियाँ होती हैं, इनका प्रयोग 200 साल पहले लगभग हुआ था, जब अंग्रेज़ आए तो उसके बाद भारत में इन तिथियों का, इस कैलेंडर का, जो अंग्रेजी कैलेंडर है उससे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोला जाता है, उसके बारे में हो गया है। नहीं तो आप जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हिजरी संवत होता है, विक्रम संवत होता है, शक संवत होता है। तो ये जो संवत होते हैं यानी एक कैलेंडर, हर उस समय की जो समाज था, हर समाज में अपना एक कैलेंडर उसका होता था, उसी हिसाब से वो समय की गणना करते थे। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, इसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। अब देखिए, बता रहे हैं पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ, इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। तो वहाँ पर तिथियां दी हुई होंगी, तो आप देख सकते हैं कि उसमें उन तिथियों को पढ़ के और ये आप पता लगाइए कि उनके सामने आप बीसी का प्रयोग करेंगे या बीसीई का, सीई या बीसीई का, बीसी या एडी का प्रयोग करेंगे। तो आपने समझ लिया है इनको, और अब इनका आप वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो छात्रों, हमने पूरे डिटेल से आपके 6ठी क्लास के पहले अध्याय को पढ़ा। इसके बाद आपके जो ये प्रश्न दिए गए हैं, आप इनका बहुत आसानी से जो है उत्तर ढूंढ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी दी गई हैं, जैसे कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बने थे। आप जब देखेंगे, जब हमने कहा था सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था लगभग 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी में नगर मगध का बड़ा राज्य लगभग 2500 ईसा पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग 500 ईस्वी पूर्व, क्योंकि 2023 तो अभी भी चल रहा है, तो अगर 23 लगभग हम इसलिए कह रहे हैं, या आप कह सकते हैं 475 ईस्वी पूर्व। तो कहने का मतलब आपका 2023 के लगभग इधर आ गया, 475 यहाँ आ गया, तो लगभग 2500 ईसा पूर्व हो जाएगा, वर्ष पूर्व। वर्तमान समय लगभग 2000 वर्ष पूर्व। आज का समय को क्या कहेंगे, 2000 वर्ष पूर्व। यह तिथियां हैं, इनका हमने अध्ययन कर लिया। आशा है आप सबको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्नों को हल करिए। आपकी और भी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में आकर उनसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।